नमस्कार दोस्तों, स्टडी एनसीईआरटी चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया है। आप सीबीएसई की वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर जाइए। वहाँ क्वेश्चन बैंक टैब को क्लिक करने पर आपको एक टैब दिखेगा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेज पर आपको क्लास 10th के लिए साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखते हैं। पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है। सीबीएसई हमेशा से बोर्ड एग्जाम में एक ट्रिक करता आया है। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हमेशा ही ट्रिकी होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पढ़कर पूरे क्वेश्चन पेपर के लिए ओपिनियन नहीं बना लेना है, क्योंकि उससे होगा क्या, आप निराश होगे और निराश होकर जो इजीली अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी शायद आपको मुश्किल लगे। इसलिए आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और फिर अटेम्प्ट देना है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, ताकि ना केवल आप ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर पाए, पर अपने बोर्ड में भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अच्छा अटेम्प्ट दे। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है पॉलिनोमियल px का ग्राफ, जो कि पास करता है इन 4 पॉइंट से, और हमसे पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ px। सबसे पहले समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है। y एक्सिस पर प्लॉट होती है पॉलिनोमियल px की वैल्यू और x एक्सिस पर प्लॉट होती है x की वैल्यू। मान लीजिए पॉलिनोमियल px का प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है। ये प्लॉट इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को इन दोनों पॉइंट्स पर। इन दोनों पॉइंट्स पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, क्योंकि ये पॉइंट लाई करते हैं x एक्सिस पर। तो px की वैल्यू हो जाती है 0 इन दोनों पॉइंट्स के लिए। इनके कोऑर्डिनेट्स को हम बुलवाते हैं अल्फा कोमा 0 और बीटा कोमा 0। तो px के रूट्स हो जाते हैं अल्फा और बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि रूट्स को अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाता है 0 के इक्वल। px को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको बोलते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म। इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, जो कि होगा कुछ इस तरह का। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले है -5,0, ये लाई करेगा एक्सिस पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है 0। दूसरा है 0, -40, ये लाई करेगा y एक्सिस पर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है 0। तीसरा पॉइंट है 8,0, ये लाई करेगा x एक्सिस पर, और चौथा पॉइंट है 5, -30। तो हमारे पॉलिनोमियल px के रूट हो जाते हैं अल्फा =-5 और बीटा =8। हम px को फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये दिखेगा -5 इंटू x -8, जो कि होगा x + 5 इंटू x -8। तो फैक्टर ऑफ px होता है x + 5 और दूसरा फैक्टर है x -8। और हमें ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहला ऑप्शन x -5, जो कि गलत है, क्योंकि करेक्ट फैक्टर है x -5। दूसरा है x -8, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और हमसे पूछा गया है m और n की कौन सी वैल्यूज के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस हो जाते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। सबसे पहले समझिए कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन होने का क्या मतलब है। मान लीजिए हमें 2 लीनियर इक्वेशंस दी गई है, जो कि हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी ये है। ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को पॉइंट ए पर। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन। मान लीजिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने की जगह एक दूसरे के पैरेलल रन करे, तो इस केस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो सोल्यूशन हो जाता है 0। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर करे ओवरलैप, तो इस केस में हो जाते हैं सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस बेसिकली एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये ओवरलैप करती है एक दूसरे पर। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस है इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब है ये दोनों भी रिप्रेजेंट करती है सेम स्ट्रेट लाइन को। ये वाली इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए
तो वो बन जाती है कुछ इस फॉर्म की, अल्फा टाइम्स ऑफ mx प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इफेक्टिवली सेम इक्वेशन है जो कि है माइनस 12x प्लस ny प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने 12x और ny को रीअरेंज कर लिख दिया है। अल्फा फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12 बाय m। x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। सिमिलरली हम y के कोफिशिएंट्स को भी डिवाइड कर सकते हैं n बाय 4। सिमिलरली हम कांस्टेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं 12 बाय माइनस 6। अल्फा आ जाता है 12 बाय माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। अगर अल्फा माइनस 2 है तो m हो जाता है माइनस 12 बाय अल्फा जो कि है माइनस 2 यानी कि 6। n हो जाता है n इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा है माइनस 2 तो n हो जाता है माइनस 8। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 और साथ में दिया गया है q² माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में 3 लोग अपने ओपिनियन देते हैं। जैन कहता है कि अल्फा बीटा ऑलवेज पॉजिटिव है। विपुल कहते हैं कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है। सुमन कहती है कि अल्फा बीटा नेगेटिव है अगर पी क्यू आर पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। हम एक इक्वेशन लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस केस में q² माइनस 4pr क्या होगी? q है 5 यानी कि 5² माइनस 4, p है 1 इंटू 1 और r है 6, तो ये हो जाता है 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि q² माइनस 4p इज ग्रेटर देन 0। हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है कि p q r तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए जो कि हमारे केस में है। चलिए अब इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 के रूट्स निकाल लेते हैं। हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रूट्स हो गए हैं -2 और -3। तो हम कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें पी क्यू आर इज ग्रेटर देन 0 और q² माइनस 4pr इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, उस केस में हमारे रूट्स होते हैं नेगेटिव। ई सुमन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए गए हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर है O इज इक्वल टू -4,3 पर और हमें दिया गया है कि इनर सर्कल के एरिया और आउटर सर्कल के एरिया का रेशियो जो कि है 1:9। हमसे पूछा गया है कि ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या होगा? पाई इंटू ओ ए का होल स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या होगा? पाई इंटू ओ बी का होल स्क्वायर। ये रेशियो हमें गिवन है वो है 1/9। पाई से पाई कैंसिल हो गया यानी कि ओ ए बाय ओ बी का होल स्क्वायर इज 1/9। इसका मतलब है ओ ए बाय ओ बी इज 1/3। ओ ए लेंथ जो है वो है 1/3 ऑफ लेंथ ओ बी। सेगमेंट ओ बी को ड्रॉ करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। ओ ए लाइन करेगा यहाँ पर क्योंकि वो है 1/3 ऑफ टोटल लेंथ ओ बी। ए से पहले हमारे पास है एक पार्ट और ए के बाद है हमारे पास 2 पार्ट। ओ ए बाय ए बी इज 1:2। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -4,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3,5। ए के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x0 y0। हम फाइंड कर सकते हैं x0 y0 सेक्शनल फॉर्मूला लगा के। -4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये हो गया x0। y0 होगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये आ जाता है -8 प्लस 3 जो कि है -5/3 और y कोऑर्डिनेट हो जाता है 11/3। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हुए -5/3, 11/3। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि एक सड़क की विड्थ है 7 मीटर और 2 लाइट पोल के बीच का डिस्टेंस है d। सोनाली यहाँ पर खड़ी है और वो मेजर करना चाहती है डिस्टेंस d विदाउट क्रॉसिंग द रोड। तो बताइए ये डिस्टेंस d क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं ये वाला ट्राइंगल। इस वाले एंगल को एज्यूम कर लेते हैं एस थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर है r और बेस है p। अब देखते हैं बड़े वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर है d और बेस है ये वाला 7 प्लस p।
दोनों ही ट्रायंगल्स में थीटा एंगल सेम है, यानी कि टेन थीटा वैल्यू भी सेम होगी, तो हम इन दोनों टेन थीटा वैल्यूज़ को इक्वेट कर देते हैं। तो d डिवाइडेड बाई 7 प्लस p इज इक्वल टू r बाई p, यानी कि d हो गया है r बाई p इंटू 7 प्लस p, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ट्रायंगल KLM और ट्रायंगल PQR, और साथ में दी गई है उनके दो साइड की लेंथ, और हमसे पूछा गया है कि इस इंफॉर्मेशन के अलावा हमें कौन सी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू कंक्लूड दैट ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो देखिए, सबसे पहले KL इज टू PQ आ जाता है 4/8, जो कि है 1/2। ML इज टू RQ आ जाता है 3/6, जो कि है 1/2। Therefore, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है। अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें दे दिया जाए कि ट्राइंगल KLM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR, हम साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सेकेंड इंफॉर्मेशन है रेशियो ऑफ KM इज टू PR। अगर KM इज टू PR हाफ है, साइड 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 प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और अगर वो हाफ नहीं है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल KLM इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। हमें या तो फर्स्ट पॉइंट दिया जाए या सेकंड पॉइंट दिया जाए, हम पता लगा सकते हैं कि ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और नॉट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है एक सेक्टर ऑफ सर्कल, और हमसे पूछा गया है कि ये PE लेंथ क्या होगी। क्योंकि ये सेक्टर ऑफ सर्कल है तो हम जानते हैं PR भी रेडियस है और PQ भी रेडियस है। PR की लेंथ हमें पता है वो है 6 सेंटीमीटर, तो PQ की लेंथ भी होगी 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली लेंथ PE। हम यहाँ पर दो ट्रायंगल देख सकते हैं, एक है ट्रायंगल PEX और दूसरा है ट्रायंगल PQY। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ट्रायंगल PQY में अगर मैं cos थीटा डिफाइन करूँ तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस है PY और हाइपोटेन्यूज है PQ। PY की लेंथ हमें पता है वो है 4 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ भी हमें पता है वो है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि PQ है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मैं ट्रायंगल PEX की बात करूं तो इसमें cos थीटा डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बेस है PX और हाइपोटेन्यूज है PE। PX की लेंथ हमें पता है 3 सेंटीमीटर और PE हमें फाइंड आउट करना है। दोनों ही ट्रायंगल में थीटा एंगल सेम है तो cos थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेट कर सकते हैं। तो 4/6 इज इक्वल टू 3/PE। इससे हमारे पास PE आ जाता है 3/6/4, जो कि होता है 4.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और दो पॉइंट्स लिए गए हैं आउटसाइड द सर्कल। ले लेते हैं, ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2, और इन दोनों पॉइंट से 3 टेंजेंट्स ड्रॉ करे गए हैं टू द सर्कल। तो बताइए इन सारी इन्फॉर्मेशन से करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो देखिए, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है। पॉइंट 2 से भी अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो ओवरऑल 4 टेंजेंट्स हो जाएगी, पर हमें कहा गया है सिर्फ और सिर्फ 3 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाली टेंजेंट को कर सकते हैं एक्सटेंड, और इस पॉइंट को हम बुला सकते हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 से हम बना सकते हैं दूसरी टेंजेंट। तो ओवरऑल इस सर्कल के लिए हो गई है 3 टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स रेडियस के साथ बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ओवरऑल हमारे पास 2 एक्सटर्नल पॉइंट्स है और इन 2 एक्सटर्नल पॉइंट से है हमारे पास 3 टेंजेंट्स। ध्यान दीजिए कि ये वाला टेंजेंट सिर्फ एक टेंजेंट है, ना कि 2। सबसे पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। नो, क्योंकि ये वाला टेंजेंट है टेंजेंट नंबर 2 सबसे लंबा। Both the points lie on one of the tangents exactly, point number 1 और point number 2 lie करते हैं हमारे longest tangent पर। तो ये है correct। The tangents and the circle have 2 common points in common? नहीं, overall 3 points है common। Such a situation is not possible as with 2 points there will be 4 tangents to circle। देखिए, इन जनरल 2 पॉइंट से 4 टेंजेंट्स निकलनी चाहिए, क्योंकि टेंजेंट नंबर 2 दोनों के लिए कॉमन है, तो ओवरऑल हमारे पास हो जाते हैं 3 टेंजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक सर्कल दिया गया है जिसके 3 टेंजेंट्स है, टेंजेंट KQ, टेंजेंट KP
और टेंजेंट LM। हमें दिया गया है कि QL की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, LK की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और PM की लेंथ है हाफ ऑफ KL जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। ये रहा PM 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि एंगल LMK, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा। देखिए, अगर किसी भी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ होती है इक्वल। इसका मतलब है हमारे इस फिगर में QK इज इक्वल टू KP। QK की लेंथ है QL जो कि है 2 सेंटीमीटर प्लस LK जो कि है 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू PM 3 सेंटीमीटर प्लस MK। इसका मतलब है MK है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं पॉइंट M की बात करूं, पॉइंट M से भी दो टेंजेंट जाते हैं, MP और MN, और दोनों की लेंथ होनी चाहिए इक्वल, यानी कि MN की लेंथ हो गई है 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर जो पॉइंट L की बात करें तो पॉइंट L से जाते हैं दो टेंजेंट LN और LQ और दोनों की लेंथ होनी चाहिए इक्वल। LQ की लेंथ हमें पता है 2 सेंटीमीटर तो LN की लेंथ भी हो गई है 2 सेंटीमीटर। बस ये आ गए 2 सेंटीमीटर और NM आ गए 3 सेंटीमीटर। अगर मैं ये ट्रायंगल रीड्रॉ करूँ तो ये ट्रायंगल दिखेगा कुछ ऐसा, जिसकी लेंथ MK है 5 सेंटीमीटर, लेंथ KL है 6 सेंटीमीटर और लेंथ LM है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ट्रायंगल LMK हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल LMK में दो साइड्स इक्वल है, MK इज इक्वल टू ML। इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए, तो साइड LM के अपोजिट है ये वाला एंगल और साइड MK के अपोजिट है एंगल L। एंगल K है 50 डिग्री, L भी होगा 50 डिग्री। एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो एंगल L प्लस एंगल K प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे एंगल M आ जाता है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। तो ऑप्शन में 80 डिग्री दिया है C ऑप्शन, जो कि करेक्ट है। नंबर 10 में हमें दिया गया है लाइंस AB और PQ आर पैरेलल टू ईच अदर। AB ये रही और लाइन PQ ये रही। हमसे पूछा गया है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जब भी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो उस केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाता है इक्वल। यहाँ पर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये हो गए हैं इक्वल। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एंगल B 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखते हैं, ट्रायंगल POQ में cos थीटा लिखा जाए तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है हमारा Z और हाइपोटेन्यूज है B प्लस Y। मैं ट्रायंगल AOB की बात करूं तो यहाँ पर cos थीटा होगा बेस जो कि है C, हाइपोटेन्यूज जो कि है B, C बाय B। तो देखिए, इनमें से हम कौन सा ऑप्शन मैच करता है, B बाय C नो, C बाय B यस, C बाय B प्लस Y नो, A प्लस एक्स B प्लस Y नो। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक राइट ट्रायंगल में साइन थीटा दिया हुआ है 4/5 और हमसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से पॉसिबल साइड्स ऑफ ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं। देखिए, ये रहा हमारा राइट ट्रायंगल और इसमें हम डिफाइन कर देते हैं ये वाला एंगल थीटा। साइन थीटा हमें दिया गया है 4/5। अगर परपेंडिकुलर को मैं 4x मान लूँ तो हाइपोटेन्यूज होगा 5x, यानी कि ये साइड अगर 4x है तो हाइपोटेन्यूज होगा 5x। बचा बेस। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि बेस हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू डाल दीजिए और देखते हैं क्या आता है। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का अंडर रूट जो कि आएगा 9x स्क्वायर का अंडर रूट जो कि है 3x। तो इस ट्रायंगल के लिए हमारे बेस इज टू परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो है 3x इज टू 4x इज टू 5x। x सब में कॉमन है तो रेशियो आता है 3:4:5। हमें ऑप्शंस में दी गई साइड्स के रेशियो निकालने हैं और देखना है क्या वो 3:4:5 से मैच करते हैं। पहला ऑप्शन है 4:5:9 जो कि मैच नहीं करता। दूसरा है 4:5 √41 जो कि होता है 6.4 जो कि अगेन मैच नहीं करता। तीसरा है
6:8:10 जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3:4:5। 2 का फैक्टर कॉमन ले लिया और ये दोनों रेशियो मैच करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड करे गए हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाए करते हैं 70 to 80 मार्क्स की रेंज में। मान लीजिए 70 to 80 मार्क्स की रेंज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है FM और दिया गया है कि 70 to 80 रेंज से ऊपर वाली रेंज यानी कि 60 to 70 और 70 to 80 से नीचे वाली रेंज यानी कि 80 to 90 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक करते हैं इक्वल। तो अगर 60 to 70 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है FX तो 80 to 90 में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है FX। अब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लाई करेगी मार्क्स की रेंज और यहाँ पर लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 70 to 80 मार्क्स की रेंज में लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FM। 60 to 70 मार्क्स की रेंज में लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FX। 80 to 90 में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है FX। 70 to 80 है मॉडल क्लास क्योंकि यहाँ पर लाई कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम मोड ऑफ डेटा कैसे निकालें? मोड का फॉर्मूला होता है L सिग्निफाई करता है लोअर रेंज ऑफ ग्रुप्ड मार्क्स जो कि है 70 प्लस FM है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि है FM ही माइनस F1 है अबव क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि है FX। यहाँ पर भी आ गया FM माइनस FX प्लस F2 है लोअर क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि है FX। तो यहाँ पर भी आ गया FM माइनस FX इंटू H क्लास की विड्थ है मार्क्स तो यहाँ पे आ गया 10। ओवरऑल एक्सप्रेशन हो गई है 70 प्लस FM माइनस FX। ये दोनों FM माइनस FX प्लस हो गए हैं ट्वाइस ऑफ FM माइनस FX इंटू 10। FM माइनस FX कैंसिल तो ये इफेक्टिवली बचता है 70 प्लस 10/2 जो कि हो गया है 75। हमारा मोड ऑफ मार्क्स है 75। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक सर्कुलर सेक्टर दिया गया है। क्योंकि ये सर्कुलर सेक्टर है तो OQ इसका रेडियस है और OP भी इसका रेडियस है। दूसरी चीज हमें दी गई है कि एक यूनिट स्क्वायर इस सेक्टर के अंदर लाई करता है। क्योंकि ये एक यूनिट स्क्वायर है तो इसकी लेंथ का मेजर होगा 1 यूनिट। हमें स्क्वायर की साइड लेंथ पता है तो हम उससे ये डायगोनल निकाल सकते हैं। ये डायगोनल TO की लेंथ होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। ये है 1 यूनिट और ये भी है 1 यूनिट तो ये डायगोनल होगा √2 यूनिट। हमसे पूछा गया है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि सफिशिएंट है टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर POQ। एरिया ऑफ सर्कल होता है IR²। एरिया ऑफ सेक्टर होता है IR² इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और ये थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल ऑफ दिस सेक्टर, ये है थीटा। अब देखिए हमें ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है। एरिया ऑफ स्क्वायर ROST ये हम ऑलरेडी जानते हैं 1 यूनिट स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेक्टर POQ, देखिए रेडियस ऑफ सेक्टर POQ क्या होगा? वो होगा OT स्क्वायर का डायगोनल है तो उसकी लेंथ भी हम जानते हैं वो है √2 यूनिट्स। आर्क लेंथ ऑफ PQ, अगर हमें आर्क लेंथ ऑफ PQ दे दी जाए, देखिए एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? वो होता है 2πr। एक सेक्टर की आर्क लेंथ क्या होगी? वो होगी 2πr इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अगर हमें आर्क लेंथ दे दी जाए और हमें रेडियस ऑलरेडी पता है तो उससे हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं और जैसे हमें ये थीटा मिल जाएगा हम उसे एरिया के फॉर्मूला में डालेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन में चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए वो है आर्क लेंथ ऑफ PQ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें फिबोनाची सीरीज का पैटर्न बताया गया है। फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होती है 0 और 1 से और नेक्स्ट नंबर बताने के लिए पुराने 2 नंबर ऐड करने पड़ते हैं तो 0 + 1 देगा 2। अब नेक्स्ट नंबर बताने के लिए हमें ये दोनों पुराने 2 नंबर ऐड करने पड़ेंगे तो 2 + 1 हो जाता है 3। अब ये वाला नंबर बताने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा पुराने 2 नंबर्स जो कि है 2 + 3 5। 5 से नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 5 + 3 जो कि है 8। 8 के नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 8 + 5 जो कि है 13 और ऐसे ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है और इसको हम बुलाते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। हमें इस फिगर में फिबोनाची सीक्वेंस रिप्रेजेंट करा गया है। ये एक ग्रिड है जिसका हर एक छोटे वाला स्क्वायर है 1 यूनिट लेंथ का। ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से तो ये सबसे छोटा स्क्वायर ये है 1 यूनिट लेंथ,
ये वाला स्क्वायर भी है 1 यूनिट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट स्क्वायर का लेंथ जो कि है 2। 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इस वाले स्क्वायर का लेंथ जो कि है 3। अब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास इस वाले स्क्वायर का लेंथ जो कि है 5। पुराने वाले 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास ये वाले स्क्वायर का लेंथ 8। अब 8 और इस वाले स्क्वायर की लेंथ को ऐड करेंगे तो आएगा 13 और ये पैटर्न ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। एनीवेज, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर। ये वाला शेडेड सेक्टर है, इसका रेडियस है 8 यूनिट, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड बाय 4 क्यों करा है? क्योंकि ये पूरे सर्कल का सिर्फ 1/4 पार्ट है। इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई 8 स्क्वायर बाय 4, यानी कि पाई 8 इंटू 8 बाय 4, यानी कि ये आ गया 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर है ऑप्शन बी। हमें क्वेश्चन नंबर 15 में एक सॉलिड दिया गया है जिसका बेस है सिलेंडर और टॉप है एक हेमिस्फेयर। हमें कहा गया है कि जो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया है वो है इक्वल एक स्फेयर के सरफेस एरिया के, जिसका रेडियस है ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। सबसे पहले इस स्फेयर का सरफेस एरिया लिख लेते हैं, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इस केस में ट्वाइस ऑफ आर का होल स्क्वायर। ये इक्वल है इस सॉलिड के सरफेस एरिया के। इस सॉलिड में है एक हेमिस्फेयर जिसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और दूसरा है सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आता है 16 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमारे पास बचता है 14 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। आर से आर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा है 7 आर इज इक्वल टू एच, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 7 आर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि वो कौन से ऑप्शन से मैच करती है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इन सब की वैल्यूज एक्सप्रेशन में डालते हैं तो हमें मिलता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा के लिए डाल देते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 कोसेक थीटा के लिए डाल देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो ये इफेक्टिवली बचता है 1 कॉस थीटा जो कि होता है सेक थीटा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दीप्ति के गार्डन के प्लांट्स की हाइट का रिकॉर्ड दिया गया है इस टेबल में और हमें बताया गया है कि मीडियन प्लांट की हाइट है 55 सेंटीमीटर। देखिए ये टेबल कैसे पढ़ी जाती है। पहली रो में है हमारे पास हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन सेंटीमीटर। जो भी प्लांट 0 to 20 सेंटीमीटर की हाइट की है वो इस क्लास में लाई करेंगे और वो कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, वो है 2x प्लांट्स। तो बताइए 55 सेंटीमीटर कौन सी क्लास में लाई करेगा? वो लाई करेगा 40 to 60 सेंटीमीटर वाली क्लास में और इस क्लास में कितने प्लांट्स है? 4x प्लांट्स। हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले समझिए कि मीडियन ऑफ डेटा होता क्या है। मीडियन ऑफ डेटा होता है किसी भी डेटा का मिडल मोस्ट पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 5 प्लांट्स होते जिसकी हाइट होती 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इस डेटा का मीडियन था 8 सेंटीमीटर वाला प्लांट, क्योंकि इससे ऊपर भी 2 प्लांट्स है और इसके नीचे भी 2 प्लांट्स है, तो ये रहा हमारा मीडियन। अगर हमें ग्रुप डेटा में मीडियन फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है। ग्रुप डेटा में मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स डिवाइड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टिल द प्रीसीडिंग क्लास। यानी कि अगर मीडियन क्लास ये है, इस क्लास से पहले कितने नंबर ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी आ चुके हैं डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। हमारे क्वेश्चन में लोअर लिमिट है 40 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ प्लांट्स का सम डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा 6x प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस मीडियन क्लास से जितने प्लांट्स लाई करे हैं जो कि है 4 प्लस 2x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो कि है 4x इंटू विड्थ ऑफ द क्लास जो कि है 60 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 40 सेंटीमीटर प्लस हमें मीडियन पता है जो कि है 55 सेंटीमीटर। इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बचता है 15 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4x इंटू 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 15 से बचा 3, 4 से 4 कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 यानी कि x इज इक्वल टू 2, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है कि एक बोल में 3 रेड मार्बल्स है और 2 ब्लू मार्बल्स है। हमसे पूछा गया है कि इन तीनों सिनारियों में से कौन से सिनारियों में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले नॉर्मल सिनारियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल क्या है? टोटल रेड मार्बल्स है 3 और ओवरऑल मार्बल्स बॉल में है 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल है इस केस में 0.6। सेकेंड सिनारियो हमें दिया गया है कि एक रेड मार्बल ऐड कर दिया गया है, तो ये है हमारा फर्स्ट सिनारियो जिसमें हमारे पास 4 रेड मार्बल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल कितने हो जाते हैं? टोटल रेड मार्बल्स है 4 और ओवरऑल टोटल मार्बल्स है 6, तो 4/6 आता है 0.65। सेकेंड सिनारियो में हमें दिया गया है कि एक ब्लू मार्बल को रिमूव कर दिया गया है, तो इस सिनारियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल क्या होगी? टोटल रेड मार्बल्स है 3 और ओवरऑल टोटल मार्बल्स है 4, तो 3/4 जो कि होता है 0.75। अब थर्ड सिनारियो में हमें दिया गया है एक एक्स्ट्रा रेड मार्बल ऐड कर दिया गया है और एक्स्ट्रा ब्लू मार्बल, और इस केस में निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल। टोटल रेड मार्बल्स है 4 और ओवरऑल टोटल मार्बल्स है 4 + 3 7, तो 4/7 होता है 0.57, और इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल हो गई है कम। ओवरऑल सिनारियो 1 और सिनारियो 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड मार्बल हुई है इंक्रीज, तो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 2 स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें कहा गया है पहले स्टेटमेंट है असर्शन और सेकंड है उसका रीजन। पहली स्टेटमेंट है 2 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है 1 और दूसरा है द नंबर इटसेल्फ। 2 के 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 2, तो हाँ 2 इज अ प्राइम नंबर। दूसरा स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। रियल नंबर्स 2 कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि सिंपल p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 या फिर 15/4, ये सब रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर वो है जो p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि √2 जो कि होगा 1.414 और कंटिन्यू, पाई जो कि होता है 3.14159 एंड गोज ऑन। इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर मैं एक इरेशनल नंबर को स्क्वायर करूं तो क्या प्राइम नंबर मिलेगा? तो देखिए, अगर मैं पाई को स्क्वायर करूं तो क्या वो एक प्राइम नंबर होगा? जी नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है रॉन्ग, यानी कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A 2,3 और पॉइंट B -2 -3, और हमसे कहा गया है कि ओरिजिन ही अकेला पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है A और B से, यानी कि A और B अगर यहाँ है तो ओरिजिन यहाँ है जो कि इक्विडिस्टेंट है A और B से। हमें रीज़न दिया गया है कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग 2,3 -2 -3, यानी कि OA इज इक्वल टू OB। सबसे पहले XY ग्राफ में अपने AB पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट A लाई करेगा यहाँ पर जो कि है 2,3 और पॉइंट B लाई करेगा यहाँ पर जो कि है -2, -3। पॉइंट A और पॉइंट B को ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जो कि पास हो रही है ओरिजिन से, और बाय सिमेट्री हम देख सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OA। मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ जो कि पास करेगा ओरिजिन से। इस ऑल्टीट्यूड पर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ जिसको मैं बुला रही हूँ C। पॉइंट C और पॉइंट A को ज्वाइन कर देती हूँ और यहाँ से पॉइंट C और पॉइंट B को ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए, ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOC में ट्राइंगल O 90 डिग्री है, साइड OC दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OB है, यानी कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल AOC और ट्राइंगल BOC है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, का मतलब साइड CA इज एक्चुअली इक्वल टू साइड CB, पॉइंट C इज एक्चुअली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। सिमिलरली अगर मैं एक यहाँ पर पॉइंट D लेती हूँ और ऐसे ही ट्राइंगल ड्रॉ कर देती हूँ, DA विल बी इक्वल टू DB
यानी कि पॉइंट डी भी इक्विडिस्टेंट है ए और बी से। इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ ऑल्टीट्यूड पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे हो गए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसका मतलब है ओरिजिन के अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। देयरफॉर स्टेटमेंट में ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सेक्शन बी का डिस्कशन आपको स्टडी एनसीईआरटी चैनल के दूसरे वीडियो पर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।